ईरानी अधिकारियों ने हालिया युद्ध के बाद इस्राएली खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियों और कई फांसी के मामलों का एक सिलसिला शुरू किया है। यह इस बात के बाद आया है कि अधिकारियों का कहना है कि इजरायली एजेंटों द्वारा ईरानी सुरक्षा सेवाओं में शानदार घुसपैठ हुई है। अधिकारियों का संदेह है कि इस्राएल को दी गई जानकारी ने संघर्ष के दौरान हाई प्रोफाइल हत्या की एक श्रृंखला में भूमिका निभाई। इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के लक्षित हत्याएं शामिल हैं, जिसे ईरान इस्राएल की मोसाद खुफिया एजेंसी के परिचालकों पर आरोपित करता है, जो देश के भीतर काम कर रहे हैं। इन हत्याओं के पैमाने और सटीकता से हिलकर अधिकारियों ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य बनाया है जो विदेशी खुफिया सेवाओं के साथ काम करने का संदेह किया गया है, यह कहते हुए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। लेकिन कई लोग डरते हैं कि यह असंतोष को चुप कराने और जनसंख्या पर नियंत्रण कसने का एक तरीका भी है। 12 दिन के संघर्ष के दौरान ईरानी अधिकारियों ने 3 लोगों को इस्राएल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दी। बुधवार को युद्ध विराम के केवल एक दिन बाद 3 और व्यक्तियों को समान आरोपों पर फांसी दी गई। अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में देश भर में सैकड़ों संदिग्धों की गिरफ्तारी की घोषणा की है। सरकारी टेलीविजन ने कई बंदियों के कथित बयान प्रसारित किए हैं, जिनमें कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करने की बात स्वीकार की गई है। मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने ईरान में जबरन कबूलनामा करवाने और अनुचित तरीके से मुकदमे चलाने की पुरानी प्रथा का हवाला देते हुए ताज़ा घटनाक्रम पर आशंका जताई है। ऐसी चिंता है कि इसके बाद और भी लोगों को फांसी की सजा दी जा सकती है। ईरान के खुफिया मंत्रालय का दावा है कि वह पश्चिमी और इजरायली खुफिया नेटवर्क, जिसमें CIA, मोसाद और MI6 शामिल हैं, के खिलाफ लगातार लड़ाई में लगा हुआ है। IRGC से संबद्ध फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले की शुरुआत के बाद से इजरायली जासूसी नेटवर्क देश के अंदर अत्यधिक सक्रिय हो गया है। फार्स ने बताया कि 12 दिनों के दौरान ईरानी खुफिया और सुरक्षा बलों ने इस नेटवर्क से जुड़े 700 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ईरानियों ने BBC फारसी को बताया कि उन्हें ईरान के खुफिया मंत्रालय से चेतावनी भरे संदेश मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि उनके फोन नंबर इजरायल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों पर दिखाई दिए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इन पेजों को छोड़ दें या मुकदमा झेलें। ईरानी सरकार ने विदेशों में फारसी भाषा के मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों पर भी दबाव बढ़ा दिया है, जिनमें BBC फारसी और लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और मनोटो TV शामिल हैं। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार IRGC ने ईरान इजरायल संघर्ष के चैनल की कवरेज को लेकर अपने एक TV प्रस्तोता की मां, पिता और भाई को तेहरान में हिरासत में लिया ताकि उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा सके। प्रस्तोता को उसके पिता का फोन आया, सुरक्षा एजेंटों के कहने पर, जिसमें उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और आगे के परिणामों की चेतावनी दी गई। संघर्ष शुरू होने के बाद BBC फारसी पत्रकारों और उनके परिवारों को दी जाने वाली धमकियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं। हाल ही में प्रभावित हुए पत्रकारों के अनुसार उनके परिवारों से संपर्क करने वाले ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि युद्ध के समय में बंधकों के रूप में परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना उनके लिए उचित है। उन्होंने पत्रकारों को मुहरेब भी कहा है, जिसका अर्थ है ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाला, एक ऐसा आरोप जिसके लिए ईरानी कानून के तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है। मनोटो TV ने भी ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट की है, जिसमें कर्मचारियों के परिवारों को धमकियां देना और आउटलेट से सभी संबंध खत्म करने की मांग शामिल है। कुछ रिश्तेदारों को कथित तौर पर ईश्वर के विरुद्ध शत्रुता और जासूसी जैसे आरोपों की धमकी दी गई। दोनों ही ईरानी कानून के तहत मृत्युदंड योग्य अपराध हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये रणनीतियां असंतोष को चुप कराने और निर्वासित मीडिया श्रमिकों को डराने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
सुरक्षा बलों ने भी दर्जनों कार्यकर्ताओं, लेखकों और कलाकारों को हिरासत में लिया है, कई मामलों में बिना औपचारिक आरोपों के। 2022 के महिला जीवन स्वतंत्रता विरोधी सरकार प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को लक्षित करने वाले गिरफ्तारियों की रिपोर्ट भी है। ये कार्रवाइयां न केवल वर्तमान कार्यकर्ताओं बल्कि असंतोष की पिछले लहरों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी एक व्यापक अभियान का संकेत देती हैं। युद्ध के दौरान ईरानी सरकार ने इंटरनेट तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था और युद्ध विराम के बाद भी पूर्ण पहुंच अभी तक बहाल नहीं हुई है। संकट के समय विशेष रूप से सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के दौरान इंटरनेट तक पहुंच को सीमित करना ईरान द्वारा एक सामान्य पैटर्न बन गया है। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे अधिकांश सोशल नेटवर्क, साथ ही बीबीसी फारसी जैसी समाचार वेबसाइटें लंबे समय से ईरान में अवरुद्ध हैं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN प्रॉक्सी सेवा का उपयोग किए बिना उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। मानवाधिकार अधिवक्ताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने 1980 के दशक से तुलना की है, जब ईरान के अधिकारियों ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान राजनीतिक विरोध को क्रूरता से दबा दिया था। कई लोगों को डर है कि इजरायल के साथ संघर्ष के बाद अपनी कमजोर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मद्देनजर ईरानी अधिकारी फिर से अपने अंदर की ओर मुड़ सकते हैं, सामूहिक गिरफ्तारियों, फांसी और कठोर दमन का सहारा ले सकते हैं। आलोचक 1988 की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जब मानवाधिकार समूहों के अनुसार हजारों राजनीतिक कैदियों, जिनमें से कई पहले से ही सजा काट रहे थे, को तथाकथित मृत्यु आयोगों द्वारा संक्षिप्त गुप्त परीक्षणों के बाद मार दिया गया था। अधिकांश पीड़ितों को अचयनित सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।